इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल पढ़ रहे थे। कक्षा 10 की जो NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है उसको अपन कवर कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाली 2 क्लासों में अपन ने पर्यटन स्थलों के बारे में अजमेर जिले के पर्यटन स्थल देख लिया है, अलवर का देख लिया है, बांसवाड़ा, उसके बाद में बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, इन जिलों के पर्यटन स्थल देख लिया है। आज वाली क्लास में अपन बूंदी से आगे वाले पर्यटन स्थल देखेंगे। ये क्लास प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस क्लास से और इस जो टॉपिक से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अच्छे से इसको कवर करना है। अभी अब तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अंत में सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि चाहिए तो आप कमेंट में लिख करके बताएगा, तो अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसके सोल्व करेंगे। चलिए आज वाला जिला स्टार्ट करते हैं बूंदी। बूंदी से स्टार्ट करते हैं। बूंदी को कुंड और बावड़ियों का शहर कहते हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं तो बताएंगे बूंदी को। यस, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। बूंदी जिले में कौन कौन से पर्यटन स्थल है तो इसमें सबसे पहले देखते हैं तारागढ़ फोर्ट, तारागढ़ किला। तारागढ़ वैसे 2 जगह है, एक तारागढ़ अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ बूंदी में है। राजपूत शैली में 1354 ईस्वी में राजा बर सिंह द्वारा निर्मित यह किला बूंदी का सबसे आकर्षक जगह है। तो बूंदी का जो तारागढ़ है वो किसके द्वारा बनाया है? बर सिंह हाड़ा। 1354 में बर सिंह जी हाड़ा के द्वारा तारागढ़ किला बनाया हुआ है। ये किला और महल ऊंची पहाड़ी पर बने हुए हैं। दुर्भाग्यवंश जंगली झाड़ियों के बीच में जीर्ण शीर्ण अवस्था में अभी है ये। इसकी सुंदरता का अनुमान इसके देवालय, स्तंभ, शीर्ष मंडपों पर जो छतरियां बनी हुई है, वक्राकार छत है, हाथी कमल रूप जैसी इसकी सुंदरता है। तो अपने इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? तारागढ़ जो फोर्ट है, इस तारागढ़ फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? तो 1354 में बरसिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया है। आगे बूंदी में बात करें तो नेक्स्ट है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है और बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने दाई भाई देवा की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। तो 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने करवाया है अपनी दाई देवा की स्मृति में। छतरी 84 खंभों पर टिकी हुई है। यह प्रभावशाली और सुंदर संरचना है जिसे पर्यटक इसकी कलात्मक नक्काशी, जिसमें हिरण, हाथी, अप्सरों का इसमें चित्रांकन के कारण बहुत पसंद करते हैं, बहुत देखते हैं। बूंदी का जो तारागढ़ है वहां पर एक चित्र महल है, चित्र महल बूंदी। बूंदी का चित्र महल किसी जमाने में बहुत शानदार बगीचों से भरपूर महल था। विभिन्न कलात्मक फव्वारे लगे हुए हैं। यहाँ बहुत से तालाब थे जिसमें विविध प्रजातियों की तथा अनोखी विदेशी मछलियां भी यहाँ पर हुआ करती थी। इसी महल का नाम चित्र महल रखा गया है। चित्र महल, तो चित्र महल कहाँ है? बूंदी में है, क्योंकि इसकी सभी दीवारों और छतों को बेहद सुंदर और आकर्षक पेंटिंग से सजाया गया। पुराने जमाने में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर
मिनिएचर पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों का गढ़ था। पुराने जमाने में जो बूंदी है वो मिनिएचर पेंटिंग बनाने वालों का गढ़ था, यहाँ पर कलाकारों का गढ़ था। यहाँ के राजा मिनिएचर पेंटिंग को बहुत बढ़ावा देते थे, मिनिएचर पेंटिंग को बहुत बढ़ावा देते थे। देवी देवताओं के देवी देवताओं के जो चित्र बनाते थे, दृश्यों के, युद्ध के दृश्य, हाथी, राधा कृष्ण, विभिन्न क्रियाकलापों के चित्र केवल इसी क्षेत्र में देखने को मिलता, बूंदी क्षेत्र में देखने को मिलता। चित्र महल में एक और चित्रशाला भी है जिसमें महाराजा उमेद सिंह जी के आदेशों से बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो चित्रशाला बूंदी में एक चित्रशाला है वो किसके आदेश पर बनाया गया है? तो महाराजा उमेद सिंह। ठीक, महाराजा उमेद सिंह का जो शासन काल है बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल भी कहलाता है। यह चित्रशाला चूंकि महल के एकदम अंदरूनी हिस्से में, इसलिए यहाँ पर बनी पेंटिंग को सूर्य की रोशनी और मौसम की नमी से अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एक बूंदी जो चित्र किला है, किले से अलग साइड में अपन देखेंगे चित्रशाला, जिसमें सोने चांदी के चित्रों से, सोने चांदी के रंगों से चित्र बनाए हुए हैं। कलाकारों द्वारा पेंटिंग को दी गई चमक और रंग अपने मूल रूप में मौजूद है। ठीक है, तो ये देखी थी अपने बूंदी की चित्र महल। फिर बात करें रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी, क्वीन स्टेप वेल, क्वीन स्टेप वेल, रानी जी की बावड़ी। इसका निर्माण 1699 में बूंदी के शासक राव अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी नाथावती के द्वारा किया गया। पूछा हुआ प्रश्न है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है अनिरुद्ध के शासन काल में, अनिरुद्ध के शासन काल में नाथावती के द्वारा किया गया। 1600 अनिरुद्ध की जो रानी थी नाथावती, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और कब किया गया है? तो 1699 में। इस बावड़ी का जो मुख्य द्वार आमंत्रण देता प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वेलकम कर रहा है, आइए जी देखिए हमें। बहुमंजिला दीवारों बावड़ी के तोरण द्वार पर गजराज के उत्कृष्ट नक्काशी अंकन है, जिसमें सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है। ऐसा आभास होता है कि मानो हाथी बावड़ी से पानी पी रहा है। ऐसे मतलब हाथी बने हुए हैं और उसकी सूंड ऐसी मुड़ी हुई है, देखने पर ऐसा लगता है जैसे हाथी यहाँ से सूंड से पानी पी रहा है। तो रानी जी की बावड़ी इंपॉर्टेंट कर देना, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अनिरुद्ध की रानी नाथावती के द्वारा 1699 में किया गया। फिर बात करते चित्तौड़ के प्रमुख पर्यटन स्थल, चित्तौड़ का किला, आन बान शान शक्ति भक्ति का किला चित्तौड़गढ़ सिसोदिया राजपूतों का गढ़। यह किला गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर बना हुआ है। गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर मैसा के पठार पर अपन पढ़ते आते हैं। इस किले के निर्माण का ऐतिहासिक तिथि पर मतभेद है, सब अलग अलग बताते रहते हैं, कोई क्या बताता है कोई क्या बताता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसका निर्माण पौराणिक युग में महाभारत महाकाव्य के एक पांडव नामक नायक भीम द्वारा इसका आरंभ करवाया है। इस किले में बहुत से भव्य स्मारक है, जिसमें कुछ समय की मार झेल कर जीर्ण शीर्ण हो गया था। कई बार मतलब औरंगजेब ने इसको तोड़ा, कभी किसी ने तोड़ा, तो फिर भी ये जो है आज भी अपनी आन बान शान के लिए जाना जाता है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ किले में अपन देखेंगे यहाँ पर विजय स्तंभ बना हुआ है। महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक महमूद खिलजी पश्त को हरा करके सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। तो इस 1437 के सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया है। अपनी विजय का जश्न मनाने और उसे चिरस्थायी रखने, हमेशा हमेशा के आने वाली पीढ़ियों को भी बताने के लिए इस उपलक्ष्य में 1440 में बनवाना शुरू किया, जो 1440 से लेकर के 1448 तक 8 सालों में बनकर के कंप्लीट हुआ।
शिल्प कला का अद्भुत नमूना विजय स्तंभ लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया हुआ है। 9 मंजिला है विजय स्तंभ, 9 मंजिला, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अलंकृत है। इसे हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, जिसमें ऊपर जाने के लिए सक्रिय सीढ़ियों का रास्ता है। ऊपर जाकर बालकनियों से पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है, पूरे चित्तौड़ किले को देख सकते हैं। ये देखा अपन ने विजय स्तंभ, और यहीं पर एक और कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़ दुर्ग में ही। ये विशाल स्तंभ जैन तीर्थंकर तथा महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है। एक जैन धनी जैन व्यापारी जीजा बगेरवाल तथा उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनाया था, 13वीं शताब्दी में बनाया गया है कीर्ति स्तंभ। ये 24.5 मीटर ऊंचा है, हिंदू स्थापत्य शैली में बना हुआ, विजय स्तंभ से भी पुराना है। विजय स्तंभ तो कब बना था? 1440 से 1448 में, यानी 15वीं शताब्दी में बना था विजय स्तंभ तो। और ये कीर्ति स्तंभ जो है 13वीं शताब्दी में बना हुआ है। इससे 7 मंजिले, 7 लिखा हुआ है यहाँ, 6 मंजिले लिखा हुआ है, 7 पढ़ते आते हैं अपन, तो देख लेना आपके ऑप्शन में क्या आता है। तो 6 मंजिले स्तंभ पर जैन तीर्थंकरों की, हाँ बिल्कुल सही है। टोटल कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें। कीर्ति स्तंभ की टोटल 7 मंजिलें हैं। इन 7 मंजिलों में 6 मंजिलों पर तो जैन तीर्थंकरों की, तथा 7वीं मंजिल जो ऊपरी मंजिल है उसमें सैकड़ों लघु मूर्तियां जो है शिल्पांकित है, उत्कीर्ण है। तो विजय स्तंभ 9 मंजिला है और कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। ये जो विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा है और कीर्ति स्तंभ ये 75 फीट ऊंचा है। फीट में आ जाए तो 75 फीट बता देना, और मीटर में आ जाए तो 24.5 मीटर। यहाँ मीटर दे रखा है तो आपको मीटर याद रखना, हो सकता है कि फीट में न दे करके वहां पर मीटर में पूछ लिया जाए। तो 24.5 मीटर ऊंचा है कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़ में ही आगे बात करते हैं बेसरोडगढ़ का किला। बेसरोडगढ़ किला चित्तौड़ में ही है। ये भव्य आकर्षक किला 200 फीट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर बना हुआ है। चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर बना हुआ है। इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि उन्हें राजस्थान में एक जागीर संपत्ति की पेशकश की जाए तो वह बेसरोडगढ़ ही चुनेंगे। कितनी बड़ी बात कही है। बेसरोडगढ़ के बारे में कर्नल जेम्स टोड कह रहा है कि राजस्थान में उन्हें एक जागीर या संपत्ति यदि पेश की जाए तो वो कौन से क्षेत्र को चुनेंगे? वो बेसरोडगढ़ को चुनेंगे। कोई सटीक जानकारी न मिलने के कारण इस किले के निर्माण के संबंध में कुछ स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता है। हालांकि यह किला 2री शताब्दी में निर्मित ऐसा माना जाता है, 2री शताब्दी में बना हुआ है। कई वंशों के अधीन रहने के बाद ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया और यहाँ के सभी पुराने मंदिर और इमारतों को नष्ट कर दिया। वर्तमान में इस किले को शाही परिवार द्वारा एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। 3 तरफ से नदियों से घिरे हुए तथा अरावली पर्वतमाला व घने जंगलों के बीच में स्थित खूबसूरती देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यटन का क्षेत्र में बेसरोडगढ़ का किला। तो ये रहा अपना बेसरोडगढ़ का किला। इसको राजस्थान का वेलोर कहते हैं, याद रखना। राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? बेसरोडगढ़ का किला। अब आगे बात करते हैं दौसा। दौसा में पर्यटन से कौन कौन से प्रश्न पूछा जाता है? तो चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ है? आबानेरी दौसा। आबानेरी दौसा की चांद बावड़ी राजा चंद्र द्वारा स्थापित, राजा चंद्र द्वारा स्थापित जयपुर आगरा सड़क पर आबानेरी की जो चांद बावड़ी है दौसा किले का मुख्य, दौसा जिले का मुख्य आकर्षण है। इसका असली जो नाम है आबा नगरी है, आबा नगरी है, परंतु
आम बोलचाल की भाषा में फिर आबानेरी हो जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में आबानेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पूछ सकता है भाई आबानेरी महोत्सव कौन से महीने में आयोजित किया जाता है, तो सितंबर और अक्टूबर महीने में यहाँ पर आयोजित किया जाता है। यानी दीपावली से कुछ दिन पहले ही ये यहाँ पर आबानेरी महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ 2 दिन तक चलता है तथा पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना है, लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न गीत नृत्य यहाँ पर किया जाता है चांद बावड़ी आबानेरी में। नेक्स्ट हर्षद माता मंदिर आबानेरी। आबानेरी हर्षद माता का मंदिर दौसा से 33 किलोमीटर दूर चांद बावड़ी परिसर में ही हर्षद माता का मंदिर स्थित है। हर्षद माता अर्थात उल्लास की देवी में के रूप में इनको पूछते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती है। देवी की जो मूर्ति है ऐसा देखने पे हमेशा हंसी खुशी प्रतीत होती है और भक्तों को खुश रहने का आशीर्वाद भी प्रदान करती है हर्षद माता आबानेरी। धौलपुर के पर्यटन की बात करें, धौलपुर के पर्यटन में वन विहार अभ्यारण्य कई बार पूछा हुआ है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर के शासकों के मनोरंजन के लिए यह अभ्यारण्य 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाया गया है। यह अभ्यारण्य पर्यटकों और विशेषकर प्रकृति प्रेमियों का आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ पर सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू, हाइना, तेंदुआ जैसे जीव देखने को मिले। तो आपको ये याद रखना वन विहार कौन से जिले में है, तो वन विहार धौलपुर जिले में है। मंचकुंड तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं और तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, मंचकुंड को कहते हैं। सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें शासक राजा मुचुकुंद के नाम पर प्राचीन और पवित्र स्थल का नाम रखा गया है। शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर यह स्थल भगवान राम से पहले 19वीं सदी तक राजा मुचुकुंद के शाही कार्यस्थल के रूप में रहा है। प्राचीन धार्मिक साहित्य के अनुसार राजा मुचुकुंद एक बार गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी दैत्य काल यमन ने अचानक उनसे उठा लिया, परंतु एक देवी आशीर्वाद से दैत्य जलकर भस्म हो गया। इसी कारण से प्राचीन पावन ये तीर्थ स्थल बना हुआ। तो मचकुंड ध्यान रखना, मचकुंड धौलपुर में है, जिसे तीर्थों का भांजा कहते हैं। अगला है तालाब ए शाही। सन 1617 में तालाब ए शाही के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे शाहजहां के लिए शिकारगाह के रूप में बनाई गई थी। धौलपुर से 27 किलोमीटर दूर, बाड़ी से 5 किलोमीटर दूरी, यह झील राजस्थान की खूबसूरत झीलों में आती है और यहाँ पर सर्दियों के मौसम से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, घोंसला बनाते हैं, जैसे पिंटेड, रेड कॉस्टेड पॉच, बतख, कबूतर आदि आते हैं। ठीक है, तो एक ध्यान रखना, इसका जो निर्माण इसमें नहीं लिखा हुआ है, पूछते हैं जहांगीर के मनसबदार सलेह खान ने इसका निर्माण करवाया था। जहांगीर के मनसबदार सलेह खान ने शहजादे शाहजहां के लिए इसका निर्माण करवाया था। सलेह खान ने बनाया था तालाब ए शाही। नेक्स्ट बात करते हैं डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले के कौन कौन से पर्यटक है उसकी अपन डूंगरपुर जिले में पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं बेणेश्वर मंदिर। डूंगरपुर का बेणेश्वर मंदिर 100 माही नदियों में डुबकी लगाने के बाद बेणेश्वर मंदिर में भगवान शिव के आराधना करने के लिए भक्तगण समर्पण के भाव से यहाँ आते हैं। इस अंचल के सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग बेणेश्वर मंदिर स्थित है। बेणेश्वर मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है। 100 माही नदी के तट पर 5 फीट ऊंचा ये स्वयंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। बेणेश्वर मंदिर के पास विष्णु मंदिर, एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत और भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले मावजी की बेटी जनक कुंवरी द्वारा 1793 में निर्मित किया गया है।
कहा जाता है कि इस मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहां माओजी ने भगवान से प्रार्थना कर अपना समय बिताया था। संत माओजी ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। माओजी के दो शिष्य अजय और वाजे, तो ये याद रखना, अजय और माजे, ये किनके शिष्य है? संत माओजी के। अजय और माजे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया। इन मंदिरों के अलावा भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। माघ शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ सोम माही नदियों के संगम पर विशाल मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, और जहाँ दूर दूर से गांवों से शहरों से लोग आदिवासी और पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यस, तो ये देखा था अपन ने बेणेश्वर मंदिर नवाटापुरा गांव है, गांव भी याद रखना चाहो तो रख लेना, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी है, सोम माही जाकम 3 नदियों का संगम होता है। सोम माही जाकम बेणेश्वर त्रिवेणी संगम डूंगरपुर जिले में है। और आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का कुंभ आदि नामों से जाना जाता है, सब पता है आपको। चलो नेक्स्ट बात करते हैं गलियाकोट दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान गलियाकोट दरगाह। गलियाकोट जो है दाऊदी समाज, दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, उसकी जो प्रधान पीठ है। डूंगरपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर माई नदी के किनारे गलियाकोट नामक एक गांव है, जहां पर सैयद फखरुद्दीन की मजार है। यहाँ पर गलियाकोट में किन की मजार है? सैयद फखरुद्दीन की मजार है। ठीक है, तो पूछा जाता है सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ है? गलियाकोट में। एक आता है ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, तो ख्वाजा फखरुद्दीन उनकी सरवाड़ में है, और सैयद फखरुद्दीन आ जाए तो गलियाकोट डूंगरपुर में। तो एक प्रसिद्ध संत थे जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद गांव में वहां पर दफना दिया गया गलियाकोट में। यह मजार श्वेत संगमरमर से बनी हुई है। उनकी दी हुई दीक्षाएं दीवारों पर सोने के पानी से उत्कीर्ण है। गुंबद के अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत स्वर्ण पत्रों से सजाया हुआ, जबकि पवित्र कुरान की शिक्षाओं को कब्र पर सुनहरे पन्नों में लिखी गई है। तो ये देखा अपन ने गलियाकोट। फिर बात करते हैं गेब सागर झील। आगे गेब सागर झील की बात करते हैं। इस झील के प्राकृतिक वातावरण और कोलाहल से दूर होने के कारण बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा है। रमणीय झील गेब सागर डूंगरपुर का एक प्रमुख आकर्षक है। इसके तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर है। ठीक, इस मंदिर के परिसर में अति महत्वपूर्ण नक्काशीदार मंदिर और विजय राजेश्वर मंदिर है। तो आपको तो क्या याद रखना है? एक तो गेब सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में है। और सॉरी, इस झील के जो किनारे एक तो श्रीनाथ जी का मंदिर है। एक श्रीनाथ जी का मंदिर तो नाथद्वारा में है, श्रीनाथ जी सिहाड़ गांव में। और उसके अलावा और क्या क्या है? तो यहाँ पर नक्काशीदार मंदिर और विजय राजेश्वर मंदिर है। ये 2-3 मंदिर आप गेब सागर झील के किनारे है, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले में कौन कौन से पर्यटन स्थल है? जिसमें सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा। 4500 वर्ष पूर्व सरस्वती नदी के जो किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। पुरातत्व प्रेमियों के लिए यह स्थान कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता अवशेषों के प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध है। यह अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा के समय से और हड़प्पा के पहले के भी यहाँ से अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पा कालीन सील, मानव कंकाल, अज्ञात संस्कृत तांबे की चूड़ियाँ मिली है, मोती मिले हैं, सिक्के मिले, टेराकोटा, शिव के खिलौने। 1983 में यहाँ पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई है। ये सन याद रखना, 1983 में
कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 1983 में, जिसे 1961-69 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकले अवशेषों से निर्मित किया गया है। ठीक है, जो 1961-69 में जो उत्खनन किया गया था बीबी लाल और बीके थापर में, तो जितने भी यहाँ से अवशेष निकले उसको यहाँ पर संग्रहालय में रखा गया है। तो पहले खोज तो अमलानंद घोष ने की थी, बाद में उत्खनन किया था 61 से 69 में बीबी लाल बीके थापर। जो यहाँ से अवशेष निकले हैं उनको इस पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया। तो पुरातत्व संग्रहालय पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट है, सन याद रखना 1983। यहाँ संग्रहालय में 3 दीर्घाएं हैं। एक दीर्घा पूर्व हड़प्पा काल की है, हड़प्पा से पहले की है, और शेष 2 जो है दीर्घाएं वो हड़प्पा काल की कलाकृतियों के समर्पित है। तो ये अपन ने कालीबंगा को देखा है। फिर उसके बाद बात करते हैं अगला बटनेर का किला। बटनेर बट्टी नगर का अपभ्रंश है। बट्टी से क्या बन गया? बटनेर। उत्तरी सीमा का प्रहरी के रूप में विख्यात है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? बटनेर के किले को कहा जाता है। भारत में सबसे पुराने, इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी क्यों कहते हैं? ये अपना जैसे राजस्थान है तो जो भी यहाँ पर है ये बटनेर। दक्षिण भारत में जाते थे तो पहले किसको जीतना पड़ता था? बटनेर को जीतना पड़ता था। तो दक्षिण भारत में जाने वालों को बटनेर किला रोकता था, इसलिए इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। भारत के सबसे पुराने किलों में से ये एक माने जाने वाला बटनेर का किला हनुमानगढ़ किला, बटनेर का किला भी कहते हैं, और बाद में इसका नाम क्या रख दिया है? हनुमानगढ़ किला। कि बीकानेर का एक शासक हुआ सूरत सिंह ने बटनेर को जीता, और बटनेर जीता उस दिन मंगलवार था, तो हनुमान जी के नाम पर इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किले का महत्व इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि आयन अकबरी में भी इसका उल्लेख है। अबुल फजल ने जो किताब लिखी आयन अकबरी, उसके अंदर भी इस बटनेर का उल्लेख किया हुआ है। किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने करवाया था। भाटी, जो भाटी वंश के संस्थापक थे भाटी, उसका जो पुत्र था भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। तैमूर और पृथ्वीराज चौहान सहित कई साहसी शासकों ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की है। तैमूर ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, और फिर इन्होंने एक किताब लिखी थी तुजुक तैमूरी, जिसके अंदर हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली जो किला बताया है वो बटनेर के किले को बताया है कि हिंदुस्तान में इतना मजबूत किला मैंने और कहीं नहीं देखा है। सदियों से कोई भी इस किले को नहीं जीत पा सका है। अंत में वर्ष 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने, ठीक है, 1805 में सूरत सिंह ने इसको जीता था, और मैं अभी बताया था कि विजय का दिन मंगलवार था, तो फिर हनुमान जी के नाम पर इस बटनेर का नाम क्या रख दिया जाता है? हनुमानगढ़। तो सूरत सिंह ने इसे कब जीता था? सन याद रखना 1805। अलग अलग किताबों में, गाइडों में अलग अलग सन आती है। अब आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर 1805 में बीकानेर का सूरत सिंह ने इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। भाटी राजों को पराजित कर किले पर कब्जा कर लिया है। तो ये देखा अपन ने बूंदी कुछ शासकों के। अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।